Difference between procedural democracy and substantive democracy. डेमोक्रेसी का एक सिंपल लिटरल मीनिंग है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां शासन रूल लोगों के ऊपर लोगों के द्वारा किया जाता हो, वे पीपल रूल देमसेल्व्स। लेकिन डेमोक्रेसी के इस सिंपल डेफिनेशन से दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी के इस सिंपल डेफिनेशन से डेमोक्रेसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस रूल ऑफ द पीपल को हम अचीव कैसे करेंगे, हाउ टू अचीव दिस रूल ऑफ द पीपल। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड दिस रूल ऑफ द पीपल, हम आखिर ये लोगों का उनके स्वयं के ऊपर शासन क्यों चाहते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में ही प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस छिपा है, जिसे आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। रूल ऑफ द पीपल को अचीव करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पीपल कैन ईदर रूल देमसेल्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट रूल का सिंपल सा मतलब है कि लोग, दैट मीन्स पीपल, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को गवर्न करने के लिए जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो खुद बनाएंगे। डेमोक्रेसी के इस फॉर्म को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के इस फॉर्म को, दैट मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, आज के लार्ज मॉडर्न स्टेट सिस्टम में इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। इसलिए हम रूल ऑफ द पीपल को अचीव करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करते हैं, जहां लोग खुद सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और लोगों के ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों के हित में, लोगों के लिए रूल्स, पॉलिसीज और लॉज बनाएंगे। पीपल रूल देमसेल्व्स in this indirect method. People rule themselves not directly but indirectly through their elected representatives. डेमोक्रेसी के इस फॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी एक प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू भी अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है रूल ऑफ द पीपल को अचीव करना, तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, रूल ऑफ द पीपल को अचीव करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दो प्रोसीजर्स को, दो प्रोसेस या दो तरह के मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने की जरूरत होगी। पहला प्रोसीजर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन से जुड़ा होगा। इस प्रोसीजर के तहत हम प्रॉपर रूल्स बनाएंगे, हम प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करेंगे, मैकेनिज्म्स बनाएंगे, और ये जो रूल्स हैं, ये जो मैकेनिज्म हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री एंड फेयर तरीके से पीरियोडिकली इलेक्ट करने के लिए बने होंगे। इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स, इन इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होगा? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को पीरियोडिकली फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्ट करना। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। क्या सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर तरीके से पीरियोडिकली इलेक्शन कंडक्ट कराना, क्या ये एक कंट्री को डेमोक्रेसी बनाता है? क्या सिर्फ पीरियोडिक इलेक्शन से हम रूल ऑफ द पीपल के ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं? मान लीजिए कि एक कंट्री है, एक कंट्री में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से पीरियोडिकली कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स बने हुए हैं, और इन प्रोसीजर्स को, इन मैकेनिज्म को, इन रूल्स को स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली फॉलो भी किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इस कंट्री को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? आंसर है नहीं। इस कंट्री के लिए आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के टर्म को यूज कर सकते हैं, या इस कंट्री को आप इलिबरल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, लेकिन इस कंट्री को आप प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? देखिए, सही मायने में रूल ऑफ द पीपल को अचीव करने के लिए हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री एंड फेयर तरीके से पीरियोडिकली इलेक्ट करने के प्रोसीजर्स के होने के साथ साथ लोगों के द्वारा इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करने का, इनके पावर को लिमिट करने का, लोगों के प्रति इनके अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का भी प्रोसीजर होना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ इलेक्शंस को कंडक्ट करने का प्रोसीजर होना इनफ नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट इक्वल टू जस्ट इलेक्शंस। ओके, डेमोक्रेसी को आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर नहीं देख सकते। इन इलेक्शंस के द्वारा जो लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आते हैं, इन्हें कंट्रोल करने का, इनके पावर को लिमिट करने का, इनके जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का भी प्रोसीजर होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ये जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोसीजर है जिसकी हमें ज़रूरत है, इस प्रोसीजर को हम लोगों को, उस कंट्री में रहने वाले लोगों को सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स गारंटी करके एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को हम इन राइट्स, इन लिबर्टीज को गारंटी करके हम इस सेकंड प्रोसीजर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स मतलब राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, इसका यह मतलब नहीं है कि उस कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो और उसी पॉलिटिकल पार्टी के 3-4 कैंडिडेट्स हो और लोगों को बस उन्हें ही वोट करना हो, मतलब लोगों के पास चॉइसेस नहीं हो, ये नहीं। राइट टू वोट का मतलब है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए और लोगों के पास चॉइसेस होने चाहिए। जो अभी पावर में हैं उनका अल्टरनेटिव भी लोगों के पास होना चाहिए। लोग अपने वोटिंग राइट को यूज करके जो लीडर्स पावर में हैं उन्हें लोग पावर से हटा सकते हैं। ये अधिकार, ये शक्ति लोगों के वोट में होनी चाहिए। इसके बाद राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन, बस वोट देने का अधिकार नहीं, आपके पास इलेक्शंस में खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए। यू कैन रन फॉर द ऑफिस। पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ सिविल लिबर्टीज का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिविल लिबर्टीज के तहत आएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, फ्रीडम टू असेंबल एंड फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट, फ्रीडम टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। ये सारे फ्रीडम्स, ये सारी आजादी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होनी चाहिए। इन सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स के बिना इलेक्शंस मीनिंगलेस हैं। इन सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स को अगर आप माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसी डेमोक्रेसी से, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। उसे आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और उस डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे सटीक वर्ड होगा वो होगा इलिबरल डेमोक्रेसी। कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए इलेक्शंस तो कंडक्ट कराती हैं, लेकिन उन कंट्रीज में वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके पास ये पॉलिटिकल राइट्स, ये सिविल लिबर्टीज नहीं होती। उन कंट्रीज को आप प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते। ओके, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए इन दोनों प्रोसीजर्स का होना जरूरी है। एक कंट्री के डेमोक्रेसी कहलाने के लिए, एक कंट्री के डेमोक्रेसी होने के बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उस कंट्री के भीतर इन दो तरह के प्रोसीजर्स का होना, इन दो तरह के प्रोसीजर्स का स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना, ये जरूरी है। पहला प्रोसीजर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन से जुड़ा है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को पीरियोडिकली फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्ट करने का एक वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म होना चाहिए और इस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टनेस, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन। इसके बाद इलेक्टोरल प्रोसीजर्स के साथ साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों के प्रति इनके अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और इनके पावर को कंट्रोल और लिमिट करने के लिए देयर शुड बी अ प्रोसीजर
which not only gives people political rights and civil liberties but also establishes and lays down a mechanism to enforce these rights and civil liberties of the people. लोगों के पास civil liberties और political rights का होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इन civil liberties और political rights को ensure करने के लिए, इन्हें enforce करने के लिए mechanism का होना भी ज़रूरी है। इन दो प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद ही एक कंट्री प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहलाने के लिए क्वालिफाई करता है। सो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, व्हाट इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी? Procedural democracy is a form of democracy in which the emphasis is on the process by which political leaders are elected and held accountable. The points that you should note here is that procedural democracy requires well-defined procedures for these two things. First, conducting free and fair periodic elections, and second, ensuring accountability of the elected representatives towards their people. ओके तो ये दो प्रोसीजर्स हैं, ये दो कंडीशंस हैं जो कि एक कंट्री के प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहलाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से डिफरेंट कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको सब्सटैंटिव इस वर्ड के मीनिंग को समझना होगा, इस वर्ड के मीनिंग को अप्रिशिएट करना होगा कि ये सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जब भी किसी प्रोसीजर या प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हैं तब हमारा एम इन प्रोसीजर, इन प्रोसेस के थ्रू किसी गोल, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी आउटकम को अचीव करने का होता है। हम यूं ही किसी प्रोसीजर को एस्टैब्लिश नहीं करते, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी मैकेनिज्म को हम एस्टैब्लिश नहीं करते। किसी गोल, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी आउटकम को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करते हैं। अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, आप प्रोसीजर को एक स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करिए। अगर प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम जिस गोल, जिस आउटकम को अचीव करना चाहते हैं, वो गोल, वो आउटकम इस स्ट्रक्चर के भीतर मौजूद सब्सटेंस है। इस फ्रेमवर्क के भीतर मौजूद इस फ्रेमवर्क, इस स्ट्रक्चर का कंटेंट है, इसका एसेंस है, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो हर प्रोसीजर, हर प्रोसेस का एक अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट आउटकम होता है जिसे अटेन करने के लिए, जिसे अचीव करने के लिए उस प्रोसीजर, उस प्रोसेस को बनाया जाता है। इसी गोल, इसी आउटकम को हम उस प्रोसीजर का, उस प्रोसेस का सब्सटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी? In other words, what do we need democracy for, or why do we need democracy? रूल ऑफ द पीपल को कैसे अचीव करना है ये हमने देख लिया। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के थ्रू हम रूल ऑफ द पीपल को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि हम इस रूल ऑफ द पीपल को चाहते क्यों हैं? व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी वांट दिस रूल ऑफ द पीपल, दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के सेंटर में इंडिविजुअल है, और जो आइडिया है वो है इंडिविजुअल डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये डेमोक्रेसी के सेंटर में है, इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिग्निटी। एक कॉमन इंडिविजुअल की डिग्निटी, एक आम व्यक्ति की डिग्निटी तभी इंश्योर की जा सकती है जब समाज की जो डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है वो समाज में रहने वाले आम लोगों के लिए, इन आम लोगों के हित में, इनके प्रोग्रेस, इनके डेवलपमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस ले और पॉलिसीज बनाए। और ये भी तभी गारंटी हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, जो पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, वो आम लोगों के हित में, उनके डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज बना रही है, डिसीजन ले रही है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन आम लोगों का सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। इन अदर वर्ड्स, सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग मशीनरी और पॉलिसी मेकिंग मशीनरी लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश की जाए और लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जाए। और ऐसा करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस इज व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी फॉर।
So the goal of democracy is individual dignity and we need democracy to attain this goal, this particular outcome. लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। एक सोसाइटी की डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है जिसे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही लोगों के बेटरमेंट और उनके डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस लें और पॉलिसीज़ बनाएं। ये आप एज्यूम नहीं कर सकते। देखिए, लोगों के द्वारा जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, ये आम लोगों के लिए, ये कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल के डेवलपमेंट, उनके डिग्निटी के एनहांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिसीजंस तभी लेगी, पॉलिसीज तभी बनाएगी जब कॉमन पीपल का, आम लोगों का इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो। इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से यहां मेरा मतलब सिर्फ इलेक्शंस में वोटिंग करने से बिल्कुल भी नहीं है। 5 सालों में एक बार इलेक्शंस होते हैं, आप इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट देते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बट नॉट इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, इन 5 सालों तक 365 डेज हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए, जब आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर होते हैं, अपने इंटरेस्ट को लेकर अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि वे कौन से डिसीजंस हैं, वे कौन से पॉलिसीज़ हैं जो आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग मशीनरी के ऊपर तब तक कंटिन्यूअसली लगातार प्रेशर बनाते हैं जब तक गवर्नमेंट आपके फेवर में, आपके डेवलपमेंट, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन अदर वर्ड्स आपके डिग्निटी को इन्हांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डिसीजन ना ले ले, पॉलिसीज ना बना ले। इस तरह के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ही हम इफेक्टिव मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। और एक डेमोक्रेसी जहां लोगों का सोसाइटी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इस तरह का इफेक्टिव और मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता हो, उसी डेमोक्रेसी को हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन क्या इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अचीव करना आसान है? Is it easy to achieve this goal of effective, meaningful political participation? Answer is no. ये बहुत डिफिकल्ट है। एक डेमोक्रेसी के लिए, एक कंट्री के लिए डेमोक्रेसी के बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करना, दैट मीन्स जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होने के लिए जिन कंडीशंस की ज़रूरत है, जो 2 प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उसे इस्टेब्लिश करना वो आसान होता है। ओके, आप इलेक्शंस के लिए फ्री एंड फेयर प्रोसीजर्स बना सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लोगों को सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स भी गारंटी कर सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इस गोल, इस आउटकम को अचीव करना ये डिफिकल्ट होता है। किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये डिफिकल्ट होता है। कई इम्पेडिमेंट्स होते हैं, कई ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कई हिंड्रेंसेस होते हैं जो कि लोगों के इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये हिंड्रेंसेस, ये इम्पेडिमेंट्स, ये ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? किस तरह के हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं? ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो लोगों के इफेक्टिव मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, ये सभी ऑब्स्टेकल्स सोशो इकोनॉमिक नेचर के होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है वो है पॉवर्टी। ओके, इसके बाद इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन के पास बेसिक हेल्थ केयर को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी का नहीं होना, सोसाइटी के एक लार्ज सेक्शन का इलिटरेट या अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड होना, समाज के किसी सेक्शन का, किसी ग्रुप का सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड होना, ये वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं
ये वो सारे इम्पेडिमेंट्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं जो कि लोगों के सोसाइटी के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। और जब लोगों का सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, सोसाइटी के पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तब इस स्ट्रक्चर से, इस मैकेनिज्म से, सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म से इन लोगों के बेटरमेंट, इनके डेवलपमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज नहीं बनेंगे, डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि समाज की जो डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है, वो समाज में रहने वाले आम लोगों के डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए डिसीजंस ले, पॉलिसीज बनाए, तब हमें ये इंश्योर करना होगा कि इस डिसीजन मेकिंग मशीनरी, इस पॉलिसी मेकिंग मशीनरी में इन आम लोगों का, इन कॉमन पीपल का इफेक्टिव और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। और हम ये कब इंश्योर कर सकते हैं? हम ये तब इंश्योर कर सकते हैं जब लोगों के इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकने वाले, स्टॉप करने वाले जितने इम्पेडिमेंट्स, जितने ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रांसेस हैं, वो सभी धीरे धीरे ग्रेजुअली रिमूव हो, सोसाइटी से रिमूव हो। तो एक डेमोक्रेसी जहां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से जुड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर किया जाता है, दैट मीन्स पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है, सभी को, हर किसी को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, सभी के लिए बेसिक एजुकेशन इंश्योर किया जाता है, लोगों को बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड गारंटी किया जाता है। साथ ही साथ समाज का वो तबका, समाज का वो सेक्शन, वो ग्रुप जो पिछड़ा है, जो डिसएडवांटेज्ड है, जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाई जाती है। इस तरह की डेमोक्रेसी को ही सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। So substantive democracy requires effective and meaningful political participation, but it also requires the removal of all the impediments, all the obstacles that are in path of effective and meaningful political participation of the people. तो substantive democracy का वो फॉर्म है जो कि सिर्फ रूल ऑफ द पीपल को इस्टेब्लिश करने की तरफ ओरिएंटेड नहीं होगी, बल्कि रूल ऑफ द पीपल को एस्टैब्लिश करने के पीछे ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी को अचीव करने का जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो अल्टीमेट आउटकम है, इस अल्टीमेट गोल, इस अल्टीमेट आउटकम के प्रति ओरिएंटेड होगी। इस तरह की डेमोक्रेसी को ही हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के बीच एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एक बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड को तय करता है जिसे कंट्रीज के द्वारा क्रॉस किया जा सकता है, इलेक्शन से रिलेटेड फ्री एंड फेयर प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करके और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करके प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के इस बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किया जा सकता है। कंट्रीज कैन क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। लेकिन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का कोई बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड नहीं होता। सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और यह प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस का कोई फाइनल एंड पॉइंट नहीं है। एक एडवांस्ड डेमोक्रेसी, यूएस जैसी एक एडवांस्ड डेमोक्रेसी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले ले, उनके लिए भी हमेशा फर्दर डेमोक्रेटाइज करने का स्कोप बना रहता है। जब हम यूएस के फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज के फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां हमारा मतलब सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन से होता है। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होने के बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया को, जो बेसिक मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, इसे बहुत पहले क्रॉस कर लिया। अब जो डेमोक्रेटाइजेशन इन कंट्रीज में होगा ये सब्सटैंटिव डेमोक्रेटाइजेशन होगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी is basic minimum criteria which can be crossed.
Substantive democracy is an ongoing process. There is always scope for further democratization. It means there is always scope for further substantive democratization. Thank you.